इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बैनर दौड़ रहा होता है और उसके बगल से सैम आता है कहते हुए ऑन योर लेफ्ट, और उसके बाद से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मेन यूनिवर्स में सैम एंड स्टीव के बीच में हुई थी। यहाँ पर बैनर उसको बताता है कि वो मेडिटेशन एंड कोशिश कर रहा है अपनी एंगर को कंट्रोल करने का, जिसके रिस्पॉन्स पे सैम कहता है कि अगर तुम लोगों से बात करो और खुद को एक्सेप्ट कर लो तो ये सब खत्म हो सकता है। यहाँ पे सैम अपने थेरेपी के जरिए बैनर की मदद करने की कोशिश करता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट अचानक से एक दिन जब सैम, बैनर और सहरा बोट में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ तूफान आ जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर सहरा को बचाने के चक्कर में बैनर को थोड़ा सा चोट लग जाता है और हल्क बाहर आ जाता है। वहाँ पर सैम उसको शांत करता है और ये देखने के बाद से बैनर ये डिसाइड करता है कि वो अपने अंदर से हल्क को बाहर निकालेगा। वो एक खतरनाक डिवाइस बनाता है जिसके जरिए वो अपने अंदर से गामा एनर्जी को बाहर निकाले, और उसमें ये काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है। जिस गामा मॉन्स्टर को वो बाहर निकालता है वो एक बड़ा सा रूप ले लेता है एंड उसके बाद तो वो अपनी एक आर्मी बनाकर इन्वेजन शुरू कर देता है, जिसके बाद से टोनी अपनी टीम के साथ मिलकर हल्क बस्टर के काफी सारे आर्मर्स बनाते हैं और इन मेका आर्मर्स की मदद से वो उनका सामना कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर ये लोग हार जाते हैं, लेकिन लड़ाई रुकती नहीं है। बाकी हीरोज उनकी लड़ाई को कंटिन्यू रखते हैं एंड फिर वो लोग इन्हें भगाने में कामयाब हो जाते हैं और इसी के साथ ये गामा वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन 10 साल बाद अचानक से गामा के रेडिएशंस आने लगते हैं और फिर उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये लोग एक मीटिंग बैठाते हैं, जहां पर सब कोई कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उनको तो हम लोगों ने पिछले बार भगा दिया था एंड अगर वो फिर से आ रहे हैं तो ये लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि पिछले बार काफी मुश्किल से ये लोग यहाँ पर जीत पाए थे। यहाँ पर मोनिका कहती है कि सैम, तुमको जाकर बैनर से बात करनी चाहिए क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है एंड वही इसका सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन सैम मना कर देता है एंड मोनिका को कहता है कि चलो मेरे साथ, हम देखते हैं कि जहाँ से रेडिएशन आ रहा है वहाँ पर क्या है। मोनिका उस जगह के लिए निकलने से पहले बकी को कहती है कि बैनर के बारे में पता करो और फिर वो सैम के साथ उस जगह पे चली जाती है। अपने मेका आर्मर में उस जगह पे पहुंचने के बाद इनका सामना वहां पर उन गामा मॉन्स्टर से होता है, जिससे लड़ने में इनकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये लोग अपनी फुल पावर से लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं और इसी बीच जिस नदी पे वो लोग खड़े थे उसका बर्फ टूट जाता है और ये लोग नीचे जाने लगते हैं। एंड जब ये लोग नीचे जाने लगते हैं तब इन्हें रियलाइज होता है कि जिन मॉन्स्टर्स को अभी इन लोगों ने हराया था उनकी हजारों की तादाद में आर्मी सरफेस की ओर बढ़ रही है। और फिर जब ये लोग बाहर आते हैं तब देखते हैं कि जो एपेक्स है वो इनको ले जा रहा है इन्वेजन करने के लिए। यहाँ पर जब एपेक्स एक बार दहाड़ लगाता है तो ये दोनों पीछे की ओर धकेले जाते हैं, जिससे ये समझ आता है कि ये एपेक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद सैम और मोनिका अपने आर्मर को ठीक कर रहे होते हैं और ये अपडेट देते हैं कि वो इन्वेजन के लिए निकल गया है, इसीलिए सारी एवेंजर्स की टीम एकजुट हो जाए। यहाँ पर मोनिका सैम को कहती है कि तुम्हें जाके बैनर से बात करना चाहिए और वो उसको कन्विंस भी कर लेती है। जिसके बाद सैम बैनर से मिलने के लिए एक छिपे हुए आइलैंड में जाता है, जहां पर जाते ही वो कहता है कि इससे अच्छी जगह नहीं मिली, जिस पर बैनर बताता है कि ये गवर्नमेंट का छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और मुझे यहाँ पे अपनी काम की भी चीज मिल गई और यहाँ से सब कोई सेफ भी है। यहाँ पर सैम नोटिस करता है कि एक न्यूक रखा हुआ है, जिस पर बैनर कहता है कि चिंता मत करो, वो इनएक्टिव है। इसके बाद से सैम बैनर को कहता है कि जो प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की थी वो अभी भी बाहर है और उसे तुम सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन बैनर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, जो कि असल में एक पेन ड्राइव था, जिसके मदद से ये जो मेका आर्मर है इनकी जो पोटेंशियल या फिर ताकत है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। सैम वहां से जाने से पहले बैनर को कहता है कि मैंने जब भी तुम्हें देखा है वहां पर मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि अपना दोस्त दिखा है और तुम मुझे जब भी दिखोगे एज अ दोस्त ही दिखोगे। बैनर यहाँ पर खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो कहता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता। इसके बाद से सैम वापस आ जाता है और वो जो कोड था जो कि बैनर ने अभी दिया था सबके साथ शेयर करता है। इसके बाद सारे एवेंजर्स की टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो गामा मॉन्स्टर्स हमला करने वाले थे एंड यहाँ पर ये लोग पहले तो अलग अलग लड़ाई करते हैं, लेकिन सैम के पहुंचते ही सारे मेका आर्मर्स एकजुट होकर एक बहुत ही बड़ा मेका आर्मर बनाते हैं। इसके बाद ये लोग लड़ाई शुरू करते हैं, जहां पर ये इन गामा मॉन्स्टर्स से तो आराम से लड़ रहे थे, लेकिन तभी वहां पे एपेक्स मॉन्स्टर आ जाता है और वो इनकी धज्जियां उड़ा देता है। जिसके बाद से तो ये खेल एक तरफा लग ही रहा होता है। तभी मोनिका बताती है कि मुझे आसमान में कोई दिख रहा है, जिस पर सैम कहता है कि हमने जितने भी मेका आर्मर्स थे उनका इस्तेमाल कर लिया है, तो आसमान
में कुछ हो ही नहीं सकता, जिस पर मोनिका कहती है कि वो एक मेका आर्मर नहीं है। और फिर हम सुन पाते हैं कि बैनर कहता है ऑन योर लेफ्ट कैप्टन, एंड फिर वो ये बात रिवील करता है कि मैंने उस न्यूक्लियर बॉम्ब को फ्रेश गामा कोर दे दिया है जो कि काफी काम आएगा। जिसके रेस्पॉन्स में मून नाइट कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने उस बॉम्ब को ड्रॉप किया तो ये पूरी जगह उड़ जाएगी। जिसकी रेस्पॉन्स में शूरी कहती है कि ये उस जगह के लिए नहीं है, ये उसके खुद के लिए है, वो सब कुछ खुद एब्जॉर्ब करने वाला है। और उसके बाद फिर मोनिका बताती है कि अगर उसने उस बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर भी लिया तो फिर वो वापस हल्क से ह्यूमन नहीं बन पाएगा। और फिर सैम कहता है कि ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं करना चाहते। जिसके रेस्पॉन्स में बैनर कहता है कि सच कहूं तो मैं ऐसा करना चाहता हूं, और वो उस बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है। उसके बाद वो प्लेन में कुछ चीजों को एक्टिवेट कर देता है जिसके वजह से उसका हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, और वो कहता है कि लाइफ में पहली बार मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। और इतना कह के वो नीचे जंप कर देता है। फिर वो बॉम्ब फटता है और एपेक्स दूर फेंका जाता है बाकी गामा मॉन्स्टर्स की ओर, और फिर सब कोई उसी ब्लास्ट की ओर देखते हैं, जिसका धुआं हटते ही हम हल्क का एक मेगा काइजू रूप देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बवाल रहता है। और यहाँ पर जब ये दहाड़ लेता है तो एपेक्स प्रेडेटर भी थोड़ा सा हकबका जाता है। उसके बाद वो एपेक्स इस मेगा हल्क की ओर जाता है और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है जो कि काफी खतरनाक होती है। और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो एपेक्स है वो उस मेगा हल्क के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसको मार के वो नीचे गिरा देता है। सैम ये देख कर कहता है कि उसको मदद चाहिए, और फिर वो अपने आर्मर के अंदर घुस के हाथ का इस्तेमाल करके एक भयानक सा सोनिक पंच मारता है, जिसके बाद से वो एपेक्स थोड़ा सा बैलेंस खो देता है। इतना में मेगा हल्क खड़ा होता है और फिर वो अपनी गामा ब्रेथ को छोड़ देता है, और वो गामा ब्रेथ इतना खतरनाक होता है कि उस एपेक्स को वहीं पे इवेपोरेट कर देता है, और इस इवेपोरेशन को फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर एक दहाड़ मारता है, इम्प्लाइंग कि अब वो असली बॉस है। जिसके बाद से एवेंजर्स भी थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं, एंड मून नाइट तो गन तक तान देता है उस हल्क की ओर। कि तभी सैम कहता है कि ऐसा मत करो, रुक जाओ। मून नाइट कहता है कि तुम देख भी रहे हो सामने कौन है। सैम कहता है कि वो मेरा दोस्त है एंड मुझे सिर्फ बात करने दो। वो जाता है उस मेगा हल्क के सामने एंड उसकी ओर देखकर उसे कहता है कि मुझे आज भी मेरे सामने कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेरा दोस्त दिख रहा है। ये जब मेगा हल्क सुनता है तो उसको अच्छा लगता है और वो फिर सारी आर्मी को अपने साथ ले जाता है उसी आइलैंड में जहां पर वो था। कहानी की शुरुआत होती है एक सेट पे जहां पर अगाथा एक्टिंग कर रही होती है और वो वहां पर अपनी मैजिक को परफॉर्म करती है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जिसके बाद मूवी का डायरेक्टर यानी कि हॉवर्ड स्टार कट बोलता है और फिर यहाँ पे रिवील होता है कि जारविस यहाँ पर कैमरा मैन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगाथा बोलती है कि यहाँ कुछ तो मिसिंग है और हॉवर्ड उस पर हाँ में हाँ मिलाया जा रहा होता है। यहाँ पे अगाथा एक बहुत बड़े सुपरस्टार के जैसे अपने टेंट्रम्स दे रही होती है, जिसका जारविस थोड़ा सा कॉमेडिक वे में मजाक उड़ाता है, लेकिन वहां पे जो हॉवर्ड स्टार मौजूद रहता है वो हाँ में हाँ मिलाया जा रहा होता है जो भी अगाथा बोल रही होती है। यहाँ पर अगाथा बोलती है कि मैं अपने मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ एंड मुझे लगता है कि हमें और भी ज्यादा स्टार पावर की जरूरत है। जिस पर हॉवर्ड हाँ कहता है और फिर अगाथा कहती है कि किंगो को बुलाओ बॉलीवुड से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंगो हॉलीवुड आ जाता है और फिर यहाँ पर वो सीन शूट होता है, जिसके स्टार्टिंग में हमें किंगो एक बॉलीवुड या फिर कहीं हिंदी सॉन्ग में डांस करते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद उसका सामना होता है अगाथा से जो कि वेस्टर्न डांस कर रही होती है। इन दोनों का यहाँ पे डांस फेस ऑफ होता है और इन्हीं बातों में ये रिवील होता है कि किंगो को भी पता है कि अगाथा क्या कर रही है एंड अगाथा इस बात से भी वाकिफ हो जाती है। जहाँ इन दोनों के डांस के फेस ऑफ के बीच में ही किंगो अपने एनर्जी प्रोजेक्शंस को छोड़ता है, जिसका मजाक उड़ाते हुए अगाथा कहती है तो तुम बस पिस्टल से फ्यू फ्यू कर सकते हो। जिसके रेस्पॉन्स में किंगो कहता है कि मैं पिस्टल से फ्यू फ्यू नहीं करता हूँ, ये एनर्जी प्रोजेक्शन है और इसको मैं इस स्टाइल में करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अगाथा अपने कार्ड्स रिवील करती है और बताती है कि उसने बाकी इटर्नल्स के भी पावर्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं, जहाँ पे वो अथीना के ब्लेड, उसके बाद मकारी के जैसा स्पीड भागती है और एंड में तो आंखों से लेजर देखती है। इसके बाद वो दोनों मिलके उस सीन को किसी तरह शूट करते हैं, जिसके बाद से हॉवर्ड कहता है कि ये सीन में तो मजा ही आ गया। जिसके बाद से जारविस कहता है तो हमें पार्टी करनी चाहिए और इसी पर हॉवर्ड कहता है बिल्कुल सही कहा, चलो आज हमारे घर में पार्टी होगी। और वो सब कोई को अपने
साथ ले जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि अगाथा किंगो से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि इमरजेंस आने वाला है और उसके बाद ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा, जिसको मैं होने नहीं देना चाहती। किंगो कहता है कि तुमको सच में लगता है कि इतने सालों से मैं जिस मिशन के लिए यहाँ पर हूँ उसको मैं छोड़कर तुम्हारी बात में आ जाऊंगा? जिसके रेस्पॉन्स में अगाथा कहती है कि देखो, तुम भले ही इटर्नल होगे लेकिन तुम बाकी इटर्नल से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि तुमने ना सिर्फ ह्यूमैनिटी को देखा है बल्कि उनके साथ जिया है और तुमने एक्टिंग की है। जिसके बाद से वो उसके मूवी के पोस्टर्स को दिखाती है अपनी मैजिक की मदद से और फिर कहती है कि मैं तुम्हें 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट दूंगी हॉलीवुड में हॉवर्ड स्टार की तरफ से अगर तुम मेरा साथ दो। जिस पर किंगो कहता है डील डन, लेकिन मैं पहले बता दूं कि सारी चीजें मेरे हिसाब से होंगी और मेरे दोस्तों को तुम आजाद कर दोगी, क्योंकि यहाँ पर अगाथा ने बताया होता है कि उसने बाकी इटर्नल्स के पावर को एब्जॉर्ब किया है और उन्हें कैद किया है, ना कि उन्हें मारा है। एंड जैसे ही यहाँ पर ये दोनों हाथ मिलाते हैं वैसे ही इन दोनों के सामने आरिशम का एक प्रोजेक्शन आ जाता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगा था किंगो कि तुम मुझे धोखा दे दोगे, और अगाथा तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, मैं आ रहा हूँ। और ऐसा कहते ही आरिशम वहां से निकल जाता है और फिर वो प्लैनेट अर्थ की ओर आ रहा होता है। फिर हम देख पाते हैं कि अगाथा और किंगो जाते हैं उस पार्टी में जहाँ पे हॉवर्ड स्टार्क रहता है एंड वहां पर अगाथा कहती है कि हमें 3rd एक्ट का सीन अभी ही शूट करना पड़ेगा उस सेट के अंदर, जिसके रिस्पॉन्स में जार्विस कहता है कि मैंने तो उसको तुड़वा दिया था जब आपने कहा था कि वो सीन वर्क नहीं कर रहा है। जिस पर अगाथा कहती है कि हमें फिर से वो रून्स बनाने पड़ेंगे तभी मैं वो मैजिक कर पाऊंगी एंड उतना बड़ा एरिया, उतना बड़ा सेट मुझे कहाँ मिलेगा। एंड तभी वो लोग बाहर एक जगह को देखते हैं एंड अगाथा कहती है कि हम उस जगह पे शूट कर सकते हैं। हॉवर्ड स्टार्क कहता है कि मैं उस जगह को खरीद रहा हूँ और वहीं पे हमारी फाइनल शूटिंग होगी, लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो भी इतनी जल्दी। कि तभी किंगो वहां पर अपनी एलियन शिप को दिखाता है। हॉवर्ड स्टार्क कहता है कि मुझे पता था, मुझे तो लगा था कि अगाथा एक एलियन है लेकिन वो एक विच निकली और तुम एक एलियन। जिस पर अगाथा कहती है कि तुम्हें सच में पता था और तुमने कुछ भी नहीं कहा। जिस पर हॉवर्ड कहता है कि हाँ, क्योंकि इससे मेरे वीएफएक्स का खर्चा बच रहा था, प्लस मुझे एक ग्रैंड मूवी बनानी थी। इसके बाद ये लोग उस जगह पे जाते हैं और वहां पे रून्स को ड्रॉ करने लगते हैं, जिसके बाद से उस फाइनल शॉट की तैयारी होती है जहां पे किंगो को टांग दिया जाता है एंड अगाथा अपने स्पेल्स को बोलते हुए किंगो की ओर अपने मैजिक को छोड़ती है। इन सभी चीजों को वहां मौजूद जार्विस रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड फिर हम देख पाते हैं कि फाइनली यहाँ पे अगाथा का मैजिक काम करता है और वो उस मैजिक की मदद से अर्थ में मौजूद टियामट के पावर को एब्जॉर्ब कर पाती है, जिसको एब्जॉर्ब करते ही वो भी सेलेस्टियल की जैसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड ग्रैंड लगने लगती है, जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है। जार्विस भी इसको शूट कर रहा होता है एंड तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से आरिशम आ गया होता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां ये लोग पंचेज एक्सचेंज करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगाथा कुछ एनर्जी प्रोजेक्शंस छोड़ती है जो कि आरिशम को लगती नहीं है। जिसके बाद आरिशम कहता है कि तुम जैसे प्रिमिटिव बीइंग इस पावर के बारे में क्या ही समझोगे, तुम्हें पावर मिल तो गया लेकिन तुम उसको ठीक से यूज भी नहीं कर पा रहे हो। और फिर तभी अगाथा कहती है कि तुम्हें सच में लगा था कि मैंने मिस कर दिया, और यहाँ पे रिवील होता है कि वो आरिशम के लिए एक ट्रैप बना रही थी जो कि स्टार शेप में बनते ही वहां पे आरिशम को क्रूसीफाई कर देता है एंड जिसके बाद अगाथा आरिशम की भी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वहां पे आरिशम भी खत्म हो जाता है। ऐसे होते ही अगाथा कहती है कि फाइनली मेरा मकसद कामयाब हुआ। किंगो कहता है कि अब अपने वादे के हिसाब से सब चीजें करो, तो उसके रेस्पॉन्स में अगाथा कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इमरजेंसी रोकने के लिए ऐसा कर रही हूँ? मुझे तो पावर चाहिए था जो कि मुझे मिल गया। एंड तभी वहां पे किंगो बोलता है कि हॉवर्ड, तुम्हें सच में कोई अंदाजा नहीं है कि अब अगाथा क्या कर सकती है, क्योंकि उसके पास 2 सेलेस्टियल की पावर है जिसके वजह से वो अब कुछ भी कर सकती है। एंड तभी वहां पे हॉवर्ड कहता है कि काश कोई तरीका होता जैसे हम एक्टर्स के अंदर जाके उनके कैरेक्टर को बाहर निकालते हैं, वैसा ही कुछ कर पाते। जिसको सुनकर किंगो कहता है कि तुम तो जीनियस हो। और फिर किंगो चला जाता है अगाथा से बात करने के लिए, जहां पर वो कहता है कि मुझे पता है कि डीप डाउन तुम अच्छी हो, तुम्हें भी मेरे जैसे इंफीरियर फील कराया गया था और तुम सबके नजर में आना चाहती थी, इसीलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो पावर तुम्हारे पास है उससे ज्यादा पावरफुल तुम अर्थ पे थी जब तुम एक स्टार थी, क्योंकि लोगों को वो चीज फील कराना सिर्फ अपने एक्टिंग के दम पे, ये सिर्फ एक एक्टिंग के दम पर, ये ताकत हर किसी के पास नहीं होती है। यहाँ पर किंगो अगाथा को दिल खरीदने वाली बातें कहता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बस सिर्फ एक सही कोलैबोरेटर की जरूरत थी और वो यहाँ पर मौजूद है, अब आगे तुम्हारा फैसला होगा। जिसके बाद अगाथा उसकी ओर देखती है और फिर मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कॉस्मिक क्वीन नाम की मूवी, जिसको इन्होंने अभी शूट किया था, उसके प्रीमियर में है, जहाँ पे सब कोई फोटो वोटो खिंचा रहे होते। हॉवर्ड कहता है कि अब मैं मिलिट्री छोड़ के मूवीज ही बना रहा हूँ क्योंकि यही है
है फ्यूचर। इसके बाद किंगो अगाथा से कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों को तो आजाद कर दिया जिसमें से कुछ नाराज हैं क्योंकि तुमने 2 सेलेस्टियल्स को मारा है और बाकी सेलेस्टियल्स इधर आ रहे हैं, तो उनका सामना हमें करना पड़ेगा। जिसके रेस्पॉन्स में अगाथा कहती है कि चिंता मत करो, वो सीक्वल के लिए है। जिसके बाद से वॉचर कहता है कि इसी तरह आपको भी मूवी देखने के लिए थिएटर जाना चाहिए क्योंकि वो आपको एक नया एक्सपीरियंस और एक फीलिंग देता है और ये विश्वास दिलाता है कि हैप्पी एंडिंग अभी भी हो सकता है। एंड तभी हम वॉचर के पीछे 3 सेलेस्टियल्स को आते हुए देखते हैं। जिसके बाद से वॉचर कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हैप्पी एंडिंग के बाद आपको क्लिफ हैंगर देखने को मिले। शुरू होती है रेड गार्डियन से, जो कि अपने जनरल से कहता है कि मुझे किसी बड़े मिशन में भेजो, मैं ऐसे छुटपुटिया मिशन में नहीं जाऊंगा। जिस पर उसका जनरल कहता है कि तुमको ऐसे मिशन में जाना पड़ेगा। लेकिन रेड गार्डियन कहता है कि मैं रशिया का पहला सुपर सोल्जर हूं और रशिया माता की कसम मैं अपना नाम ऊंचा करके रहूंगा किसी बड़े मिशन से। तभी वहां पे कार्पोव का फोन आता है और फिर उसको उठा के जनरल कहता है कि मुझे विंटर सोल्जर की मदद चाहिए। ये सुनते ही रेड गार्डियन कहता है कि मुझे पता है, द रुक ने कुछ इंटेल दिया है जिसके लिए तुम्हें विंटर सोल्जर की मदद चाहिए। उसके जगह मैं जा सकता हूं और उस मिशन को अंजाम दे सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि रुक भी मेरे जैसा कैपिटलिस्ट नहीं है, वो उसके अगेंस्ट है। यहाँ पे जनरल अपना माथा पीटता है और बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पर रेड गार्डियन थोड़ा सा तमाशा करके वहां से वो फाइल उठा लेता है जो कि द रुक ने भेजा था। इसके बाद वो उसको अच्छे से पढ़ता है और हम साइमल्टेनियसली देख पाते हैं कि जो कार्पोव रहता है वो विंटर सोल्जर को एक्टिवेट करके मिशन पे भेज देता है। ये दोनों लोकेशन पे पहुंचते हैं और फिर हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर जैसे ही पैकेज को सिक्योर करके वहां पे हॉवर्ड और मारिया को मारने वाला होता है, वहां पर रेड गार्डियन आ जाता है। रेड गार्डियन वहां पे विंटर सोल्जर को रोकता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जहां पे रेड गार्डियन कहता है कि तुम्हारा काम था उस पैकेज को लेना, ना कि उसको मारना, तो उन लोगों को छोड़ दो। ये अपने कैपिटलिस्ट दोस्तों को जाके बताएंगे कि अब उनके अगेंस्ट कोई खड़ा हो चुका है जो लाल और व्हाइट कलर का कपड़ा पहनता है। जिस पर वहां मौजूद विंटर सोल्जर कहता है कि ये लोग विटनेस है और मुझे इन्हें खत्म करना पड़ेगा। और वो कोशिश भी करता है बुलेट शूट करके, लेकिन रेड गार्डियन उसको अपने शील्ड से डिफ्लेक्ट करके वहां पे मारिया और हॉवर्ड को बचा लेते हैं। फिर वहां पे एम्बुलेंस और बाकी पुलिस भी आ जाते हैं और इन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। जिसके बाद से विंटर सोल्जर कार्पोव को ये इन्फॉर्म करता है कि पैकेज तो सिक्योर हो गया है बट यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। जिसके रिस्पॉन्स पे कार्पोव कहता है कि अब तुम्हें वहां से खुद ही निकलना पड़ेगा, हम लोग तुमको एक्सट्रैक्शन पॉइंट कुछ नहीं दे सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि उस एक्सीडेंट वाले जगह से हॉवर्ड और मारिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड वहां पे बिल फॉस्टर आता है शील्ड के तरफ से, जो कि उस जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। यहाँ पर वो कंक्लूड करता है कि उन दोनों के पीछे कोई 2 सुपर सोल्जर हैं, इसीलिए सब कुछ सतर्क रहेंगे। इसके बाद वो चारों ओर नाकाबंदी करने के आदेश देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर बर्गर खा रहे होते हैं और फिर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। कि तभी वहाँ पे रेड गार्डियन कहता है कि मैं रुक नाम के एक आदमी को जानता हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है क्योंकि उसी ने तो ये इन्फॉर्मेशन दिया था। जिसके बाद से फिर ये लोग वहाँ से गाड़ी चुरा कर चले जाते हैं क्योंकि जो फाइल रेड गार्डियन ने उठाया था उसमें लिखा हुआ था कि जो रुक है वो लास वेगास में है। इसके बाद वो लोग गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन चेकिंग पॉइंट में बिल फॉस्टर उनको रोक देता है। यहाँ पर बिल फॉस्टर को इन पे डाउट होता है और वो उनको बाहर आने बोलता है कि तभी विंटर सोल्जर गन निकाल के शूट कर देता है। बट रेड गार्डियन यहाँ पे बेवजह की किलिंग के खिलाफ रहता है, इसलिए वो गाड़ी की स्पीड आगे बढ़ा देता है एंड फिर आगे निकल जाता है। इसके बाद से पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और यहाँ पे कैट एंड माउस का चेज शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर अपना गन का इस्तेमाल करके सबसे छुटकारा पा लेता है, लेकिन बिल फॉस्टर अपने एक ऑफिसर के साथ उनके पीछे लग जाता है। यहाँ पे विंटर सोल्जर अपने मेटल आर्म का इस्तेमाल करके उनके स्टीयरिंग व्हील को ही तोड़ देता है और उनकी गाड़ी फिर खेतों में जाके रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर की गाड़ियां उस गाड़ी के पीछे लग जाती है और बिल फॉस्टर बाहर निकल के सूट अप हो जाता है एंड यहीं पे रिवील होता है कि बिल फॉस्टर और कोई नहीं बल्कि गोलायत है और वो उनके पीछे दौड़ने लगता है। यहाँ पर वो लोग किसी तरह उन पुलिस ऑफिसर से तो छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन गोलायत से नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि विंटर सोल्जर की गोलियां खत्म हो जाती है। जिसके बाद से रेड गार्डियन कहता है कि हमेशा लड़ना जरूरी नहीं है या फिर किसी को मारना जरूरी नहीं है, कभी कभी और उनके साथ डांस करके भी देखो। और उसके बाद से वो अपनी शील्ड उठाकर उससे हमला करता है गोलायत पे और फिर अपने अटैक से उसको वहां पे गिरा देता है, ये कहते हुए कि तुम जितने बड़े होगे उतने जोर के गिरोगे। एंड फिर वो उस गाड़ी में लैंड करता है। फिर वहां पे गोलायत नॉर्मल हो जाता
है और वो जो पुलिस ऑफिसर रहती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद से वो बिल फॉस्टर से कहती है कि या तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं या फिर बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ हैं। जिसके बाद बिल फॉस्टर उठता है एंड कहता है कि ये उससे भी बुरे हैं, ये ताकतवर और एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं। फिर हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर कहता है कि क्या हमें सीधे ही चलना चाहिए, जिसके रिस्पॉन्स में रेड गार्डियन कहता है हाँ, और हम देख पाते हैं कि ये लोग एक बहुत ही बड़े गड्ढे की ओर जा रहे हैं, ये सोचते हुए कि एक गाड़ी को स्पीड से उड़ाएंगे और वो क्रॉस कर जाएगा। एंड ये लोग अपने प्लान पे स्टिक रहते हैं और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी गड्ढे में जाके गिर जाती है। इसके बाद से बिल फॉस्टर और वो ऑफिसर जाके उस गाड़ी को खोजते हैं एंड वहां पर उन्हें क्लू मिलता है कि ये दोनों लास वेगस की ओर गए हैं। फिर हम ये देख पाते हैं कि ये दोनों जानवरों के हॉस्पिटल में रहते हैं और वहां पे अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे विंटर सोल्जर अपने शरीर से बुलेट्स निकाल रहा होता है, जिसको देखकर वहां पर रेड गार्डियन कहता है कि अरे ये तुमको अकेले करने की जरूरत नहीं है, मुझे बता देते मैं निकाल देता। फिर यहाँ इन दोनों की बात होती है जहाँ पे विंटर सोल्जर कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, जिसके रिस्पॉन्स में रेड गार्डियन कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और याद करने की कोशिश करो। विंटर सोल्जर ऐसा ही करता है एंड उसको बचपन की क्लूनी आइलैंड याद आती है, जिसको सुनकर ये कहता है कि फाइनली हमें पता चल गया कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो मिस्टर क्लूनी आइलैंड के हीरो हम लोग लॉस वेगास के बाद वहीं जाएंगे और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर को ऊपर से आदेश आते हैं कि रेड गार्डियन को मार दो क्योंकि वो एक लायबिलिटी है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों द रुक के पास जाते हैं, जहां पर ये रिवील होता है कि द रुक और कोई नहीं बल्कि ओबाडिया स्टेन है एंड उसने ही इंफॉर्मेशन के बदले हॉवर्ड स्टार्क और मारी स्टार्क को मरवाने का प्लान रचा था। यहाँ पर जब ये बात रेड गार्डियन को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि एक कैपिटलिस्ट को मार के वो दूसरे कैपिटलिस्ट की मदद कर रहा था, इसीलिए वो वहाँ पे अपसेट होकर कहता है कि यार मैं भी गलत का साइड दे रहा था। जिसके बाद स्टेन वहाँ पर कहता है कि तुम गलत का साइड नहीं दे रहे थे, तुम बिल्कुल सही कर रहे थे। तुम ही सोचो जो पावर में रहते हैं उनको क्या कभी फर्क पड़ा है कि तुम लोग क्या करते हो और तुम लोग कैसा फील करते हो। जिसको सुनते हैं विंटर सोल्जर को ये एहसास होता है कि रेड गार्डियन उसके दोस्त में से है जो उसके बारे में सोचा एंड उसको जो ऊपर से कमांड देते हैं वो उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। सबका ध्यान भटका हुआ देख स्टेन गन निकाल के शूट करने की कोशिश करता है, जिसके बुलेट को विंटर सोल्जर अपने मेटल आर्म से डिफ्लेक्ट करके रेड गार्डियन के शील्ड को उठा के उसकी ओर फेंक देता है, जिसके बाद से स्टेन ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड रूम प्रोग्राम के कुछ सोल्जर वहां पे आते हैं जो इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वहां पे हरा के वो लोग ऊपर से कूद देते हैं। जिसके बाद बकी रेड गार्डियन को एक हाथ से पकड़ लेता है एंड दूसरे हाथ को उस बिल्डिंग में घुसेड़ देता है और फिर वो लोग नीचे स्लाइड कर रहे होते हैं। तब तक बिल फॉस्टर और वो ऑफिसर भी वहां पे पहुंच जाते हैं, जहां पे ऑफिसर कहती है कि ये लोग कैसे इंसान हैं जिन्होंने स्टार्क को छोड़ दिया और इसको मार दिया। बिल फॉस्टर कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। जिसके बाद वो दोनों फाइनली नीचे लैंड करते हैं और फिर ये लोग उसके पीछे चले जाते हैं। बिल फॉस्टर कोशिश करता है उनको पकड़ने की, लेकिन यहाँ पे रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर की जोड़ी इतनी तगड़ी होती है कि विंटर सोल्जर का एक पंच में ही बिल फॉस्टर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ये लोग उस जगह से भाग जाते हैं। ये लोग एक अबैंडन बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर रशियन सोल्जर आ जाते हैं और पीछे से बिल फॉस्टर भी अपनी पूरी टीम लेके आ रहा होता है। यहाँ पे विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को फाइनली बताता है कि इसको ऑर्डर्स मिले थे तुमको मारने के लिए, लेकिन उसने नहीं मारा। लेकिन अगर कैप्रोव वो सारे वर्ड बोलेगा और मैं उसको सुनूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें मारने लगूंगा, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ इस सीरम को लेके। लेकिन रेड गार्डियन उस सीरम को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो। और फिर हम देखते हैं कि जो कार्पोव जब पूरे लाइंस रशियन में बोल देता है, बट उसका कोई असर नहीं होता विंटर सोल्जर के अंदर, इम्प्लाइंग कि इन दोनों का जो दोस्ती का बॉन्ड है वो उसको माइंड कंट्रोल में आने से रोक दी। फिर हम देखते हैं कि बिल फॉस्टर और रेड रूम्स के सोल्जर के बीच में फाइट होती है और इसके बाद ये दोनों भी वहां पे कूद देते हैं। जिसके बाद वहां क्या हुआ ये तो नहीं पता चलता, लेकिन आगे क्या हुआ ये पता चलता है। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर को वापस से बर्फ में जमा दिया गया, जहां जमने से पहले वो ये अपडेट देता है कि रेड गार्डियन मारा गया। वहीं हम देखते हैं कि रेड गार्डियन किसी स्कूल में कोच बना हुआ है। वहां पे बिल फॉस्टर आकर उससे मिलता है एंड उसको एक नई टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिस्टेंट फ्यूचर में जब एवेंजर्स फॉर्म होता है तो वहां पे रेड गार्डियन आ जाता है और खुद को उन लोगों के बीच में फिट कर। इसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि जो पिछले पार्ट में हॉवर्ड डक और डार्सी एक दूसरे को डेट करते हैं, वो डेटिंग से काफी आगे चला जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि इन दोनों ने शादी कर ली है और इनका एक बच्चा भी होता है जो कि असल में एक अंडा है। अब ये मत पूछना कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें इसका जवाब इस एपिसोड में भी नहीं मिला, बस दिखा दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बॉस हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग उसका टेक केयर कर रहे होते हैं कि तभी ग्रैंड मास्टर इनको इन्वाइट करता है अपने शिप में
पार्टी के लिए और ये लोग उसके लिए हाँ बोल देते हैं। जहाँ पर इनका जब वार्म वेलकम होता है उसके बाद ग्रैंड मास्टर इनके पास आकर कहता है कि आप इस बच्चे को इन नानी लोग को सौंप दो और चलो हमारे साथ मेगा पार्टी ज्वाइन करो। डार्सी एंड डक ऐसा ही करते हैं और जब ये लोग उस मेगा पार्टी में जाके बैठते हैं तो वहाँ का मेन्यू कार्ड पढ़ते हैं, जिसको डार्सी तो पहले पढ़ नहीं पाती है लेकिन डक उसको ट्रांसलेट करता है। एंड जब तक वो ट्रांसलेट करता है उसको पता चलता है कि ये मेगा पार्टी इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पर ये इनके बच्चे को ही खाने वाले हैं, मतलब कि उस अंडे को। और हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे वो शेफ उसको बनाने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर योंडू आ जाता है जो कि उस अंडे को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा हॉवर्ड द डक और डार्सी करते हैं। लेकिन योंडू किसी तरह निकल जाता है और ये लोग भी स्पेस में फंस जाते हैं, जिसके बाद से डार्सी शील्ड को कांटेक्ट करती है जहाँ पे निक फ्यूरी ये इन्फॉर्म करता है कि अभी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि उनके बच्चे को ढूंढा जाए। जिस पर डार्सी पूछती है कि ऐसा क्यों है कि अचानक से पूरी दुनिया मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है। तो यहाँ पे शील्ड उनको बताती है कि क्या तुम कन्वर्जेंस के बारे में जानते हो, जिस पर हॉवर्ड कहता है कि ये तो उसी दिन है जिस दिन हमारा बच्चा जन्मा था। निक फ्यूरी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ऐसा माना जा रहा है कि उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी या फिर बीइंग है एंड इसीलिए सब उसके पीछे पड़े हैं। कि तभी वहां मौजूद कोल्सन निक फ्यूरी के कान में कुछ फुसफुसाता है जिसको हम पहले तो सुन नहीं पाते हैं, लेकिन फिर हॉवर्ड और डर्क एक सेटिंग करता है जिसके बाद से हमें क्लियरली सुनाई देता है कि एक रेवेजर को स्पॉट किया गया है नोवेयर में। हॉवर्ड द डक समझ जाता है कि जो योंडू था वो उस अंडे को ले गया है कलेक्टर के पास और वो शिप को उसी दिशा में मोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंडू उस अंडे को ले जाकर कलेक्टर को देने वाला होता है, बट यहाँ पर रिवील होता है कि कलेक्टर अब खुद कलेक्ट हो चुका है और उसको कलेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि काइसिलियस है। यहाँ पर वो उस अंडे की डिमांड करता है लेकिन योंडू कहता है कि अब दाम बढ़ गया है, लेकिन काइसिलियस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उससे वो अंडा ले लेता है और उसे भी डार्क डायमेंशन के राजा यानी कि डोरमामू का भक्त या फिर क्या फॉलोवर बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्सी और हॉवर्ड द डक वहां पहुंच जाते हैं और ये लोग पहुंचते ही वहां पे जो कल्ट मौजूद है उसके बीच में घुल मिल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां पर काइसिलियस उस अंडे को डोरमामू को सौंप रहा होता है। कि तभी वहां पे शील्ड आ जाता है और उन्हें रोक देता है, जिसके बाद से वो उस अंडे को कलेक्ट करके कहता है कि इसको अब शील्ड रखेगी। जिस पर डार्सी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा बच्चा है, जिसके रिस्पॉन्स में निक फ्यूरी कहता है कि मैं इतने पावरफुल बीइंग को एक जुआरी और फर्स्ट टाइम मॉम के हाथों में नहीं सौंप सकता, ये शील्ड में सबसे ज्यादा सेफ होगा। लेकिन तभी वहां पे एक भगदड़ मच जाता है उस अंडे को लेने के लिए, जिसका फायदा उठा के डार्सी और हॉवर्ड उस अंडे को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद से डार्सी कहती है कि सबसे सेफेस्ट जगह कहाँ होगी, तो हॉवर्ड द डक डार्सी एंड अपने बच्चे को लेकर योटनहाइम यानी कि लोकी के पास आ जाता है, जहाँ पे लोकी बताता है कि मैं यहाँ पे एक रिजॉर्ट बना रहा हूँ जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं और यहाँ से इसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। जिसके बाद से डार्सी और हॉवर्ड द डक सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर लोकी को ऐसा लगता है कि वो लोग लोकी को अपने बच्चे का गॉडफादर बना रहे हैं और इसीलिए वो उनकी रक्षा करने के लिए मान जाता है। कि तभी वहाँ पे निक फ्यूरी आ जाता है और कहता है कि उस बच्चे को हमारे हाथ में सौंप दो। जिसके बाद से डार्सी और हॉवर्ड द डक वहाँ से भागने लगते हैं। कि तभी उनके सामने योटनहाइम के राजा लॉफी आ जाते हैं अपने आर्मी के साथ और वो उस अंडे को लेकर कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम अपने ग्लोरियस डेज में जा सकते हैं जहाँ पर हम जीतेंगे। जिस पर लोकी कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि एक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर को ये अच्छा नहीं लगेगा और उसको अगर ये पता चला तो बहुत बुरा होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रिजॉर्ट रहता है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बिजली गिरती है और लोकी कहता है कि देखा मैंने कहा था ना तुम्हारे सोचने भर पे ऐसा हो गया। एंड तभी हम देख पाते हैं कि ऊपर से ज़ूस आ जाता है, जिसको देखकर लॉफी कहता है कि ये तुम्हारा ब्रदर तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ूस वहाँ पे अपनी आर्मी भेजने लगता है और कहता है कि मुझे वो अंडा चाहिए। इसके बाद तो भाई वहाँ पे भसड़ मच जाती है क्योंकि उसके बाद वहाँ पे डार्क एल्व्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद से डार्क सोर्सरर्स भी आ जाते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो है सब उसके पीछे पड़ जाता है, इवन थैनोस तक वहाँ पे आ जाता है और फिर वो सब उस अंडे के पीछे ही पड़े रहते हैं। डार्सी और हॉवर्ड द डक किसी तरह कोशिश करके उसको भाग रहे होते हैं इधर से उधर। अल्टीमेटली एक जगह जाकर वो लोग रुक जाते हैं और उसके बाद से वो देखते हैं कि चारों ओर से उसके तरफ एक पूरी फौज बढ़ रही है सिर्फ उस अंडे को कलेक्ट करने के लिए। कि तभी वहाँ पे हॉवर्ड और डार्सी अपना फेवरेट गाना गाते हैं, जिसके बाद हमें एक जादू होते हुए दिखता है और वहां पर हम देख पाते हैं कि वो अंडा ग्लो करने लगता है और फिर वो अपने झटके से जो भी आर्मी उसके तरफ आ रही होती है उसको झटका देने लगती है। ये थोड़ी देर तक काम करता है लेकिन फिर वो भीड़ डार्सी और हॉवर्ड डक को पूरे तरीके से
कंजेशन में दबाने लगती है एंड तभी वहां पर वो अंडा फूट जाता है और जो भी वहां मौजूद रहता है सबको झटका लगता है, जिसके बाद से सब वहां से गायब हो जाते हैं। या तो वो सब इवेपोरेट हो गए या तो फिर खत्म हो गए और फिर हम फाइनली उस बेबी को देख पाते हैं जो कि काफी क्यूटी सा लग रहा होता है। इसके बाद से ये दोनों उसको देखकर खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहां पर निक फ्यूरी आता है एंड कहता है कि तुम अपने बच्चे को रख सकते हो, शायद इसलिए एज उसने देख लिया कि अगर वो जबरदस्ती करेगा तो शायद वो बाकियों के जैसा मारा जाए या कहीं और टेलीपोर्ट हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोकी एंड लॉफी ये ऑफर करते हैं कि तुम हमारे यहाँ फ्री में रह सकते हो जहाँ पे बार भी है। जिसके बाद से हॉवर्ड द डक कहता है कि ये टेम्पटिंग ऑफर है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा डार्सी तुम क्या चूज करती हो। जिसके बाद डार्सी कहती है कि हमें अपने घर जाना चाहिए। फिर हम देख पाते हैं कि ये लोग अपने बच्चे को सुला के खुद सोने जा रहे होते हैं, बट भाई एक छोटा सा बच्चा है और वो रात को रोए ना तो वो बच्चा ही कैसा। और फिर हम देख पाते हैं कि इन लोगों का पेरेंटिंग स्ट्रगल चालू हो जाता है, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऊपर कब्जा कर लिया एंड उसके अंदर सारे बॉट्स एंड व्हाइट विजन काम करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ही वॉचर हमें बताता है कि मैंने इसका फ्यूचर देखा हुआ है जिसका अंत ठीक नहीं है। फिर हम देख पाते हैं कि रिरी विलियम्स एक सीक्रेट जगह पे जाती है जहाँ पे वो पावर ब्रोकर से एक एनालॉग डिवाइस लेती है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, जिसके रेस्पॉन्स में पावर ब्रोकर कहती है कि ऐसा कोई भी डिवाइस या चीज बनाना जो कि मिस्टीरियो के अगेंस्ट जाए उसमें खतरा है। जिसके रेस्पॉन्स पर रिरी कहती है पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं बना रही। जिसके बाद पावर ब्रोकर वहां पर रिरी विलियम से सच निकालने की कोशिश करती है पर रिरी कुछ बताती नहीं है कि तभी वहां पर काफी सारे आयरन बॉट्स आने लगते हैं। खुद को ट्रैप्ड पाता देख रिरी विलियम्स पावर ब्रोकर पर हमला करती है। जिसके बाद से हमें ये दिखाया जाता है कि जितने भी आयरन बॉट्स है वो सब रिरी विलियम्स पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद से रिरी विलियम्स वहां से भागने की कोशिश करती है। इनमें से कुछ इल्यूजन्स रहते हैं तो कुछ असली रहते हैं एंड किसी तरह रिरी विलियम्स वहां से भागने में कामयाब होती है, बट आगे जाके क्रैश लैंड करती है एंड उसी के बिल्डिंग के छत पे काफी सारे आयरन लेजेंड के बॉट्स आ जाते हैं एंड तभी वहां पे एंट्री होती है व्हाइट विजन की, जो कि जैसे जैसे कदम ले रहा था वैसे वैसे जो इल्यूजन्स थे वो खत्म होते जा रहे थे, इम्प्लाइंग कि आधा से ज्यादा बॉट्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे थे वो सबके सब इल्यूजन थे। यहाँ पे व्हाइट विजन रिरी विलियम को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे रेजिस्टेंस आ जाती है। अब इस रेजिस्टेंस की टीम में है वोंग, वैल्करी, शैंग-ची की चाची और ओकोए। खैर तो अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पहले वैल्करी गोली चला के विजन के हाथों से रिरी को आजाद करती है और उसके बाद से यहाँ पे वोंग अपने मैजिकल स्पेल से जो व्हाइट विजन है उसको कैद कर देता है और इसके बाद ये लोग वहां से निकल लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट विजन जाके मिस्टीरियो को अपडेट देता है और फिर मिस्टीरियो व्हाइट विजन को ये ऑर्डर देता है कि जाके ये आखिरी रेजिस्टेंस की टीम को खत्म कर दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वोंग और ओकोई बताते हैं कि तुम जो व्हाइट विजन को रोकने के लिए डिवाइस बना रही हो उसमें हम मदद कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे रिरी इन लोगों के पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे क्या असली है क्या नकली कुछ पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन तब ये एक लीप ऑफ फेथ लेती है और उन पर विश्वास करती है। जिसके बाद से ये लोग उस अपने बेस पे ले जाते हैं जो कि टाइटैनिक शिप पर था जहाँ पे काफी सारे सोल्जर थे एंड उसके बाद एक रूम में ले जाकर वोंग कहता है कि यहाँ पे हर वो चीज है जिससे तुम उस डिवाइस को बना सकती हो। और फिर यहाँ पे जो शैंग-ची की चाची रहती है वो बोलती है कि काफी लोगों ने जान दी है इसको यहाँ लाने के लिए तो इसको वर्थ इट बनाओ। कि तभी एक अलार्म बजता है कि व्हाइट विजन आ चुका है और वो एक एक करके हर एक पेरीमीटर को नाप रहा है। जिसके बाद से वहाँ मौजूद सोल्जर्स उनसे लड़ते हैं लेकिन मारे जाते हैं। वहीं पर वोंग रिरी को ये बताता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 7.5 मिनट है इस चीज को बनाने के लिए, क्योंकि जो विसंती की प्रोटेक्शन स्पेल है वो सिर्फ उतने ही देर काम करेगी। जिसके रेस्पॉन्स में रिरी कहती है कि इसको बनाने में मुझे कम से कम 12 घंटे लगेंगे, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए रिरी लग जाती है काम पर और फिर ये लोग उस प्रोटेक्शन स्पेल के मदद से विजन को रोकने के लिए चले जाते हैं। विजन भी सब कुछ स्कैन करके जा रहा होता है कि तभी उसको एक वॉल दिखता है जिसको वो फेस नहीं कर पाता एंड समझ जाता है कि रिरी इसी के पीछे है। जिसके बाद से व्हाइट विजन वर्सेस रेजिस्टेंस की यहाँ पे लड़ाई होती है जो कि देखने में काफी मजेदार होती है, लेकिन व्हाइट विजन यहाँ पे जीत जाता है और उसके बाद से वो रिरी विलियम्स को मारने जाता है। रिरी ऑलमोस्ट अपना डिवाइस कंप्लीट कर ली होती है लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रही होती है जिसके बाद से वो बिल्कुल हमारे ही जैसे उस डिवाइस को ठोकने लगती है जैसे हम रिमोट को ठोकते हैं एंड फिर वो काम कर जाता है। जिसके बाद से व्हाइट विजन वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद से इन लोगों को ये जगह छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि ये लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। वहीं मिस्टीरियो भी ये बात समझ जाता है कि अब उसको इन लोगों को खत्म करना ही पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने इसके एक बहुत ही अहम प्लेयर को मार दिया। फिर हम देख पाते
दिखाते हैं कि रिरी इस बात से काफी ज्यादा दुखी है कि वो वहां मौजूद किसी भी सोल्जर को नहीं बचा पाई और इसीलिए वो किसी भी हद तक जाएगी मिस्टीरियो को रोकने के लिए। इसीलिए वो व्हाइट विजन का इस्तेमाल करके मिस्टीरियो को रोकने का सोचती है। एंड तभी बैकग्राउंड में वॉचर कहता है कि ये रियलिटी भी बाकी रियलिटी के जैसा ही होगी, जहाँ पे रिरी विलियम्स हार जाएगी और फिर इसका अंत काफी बुरा होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अब वो लोग डायरेक्ट वहां पे हमला करेंगे, जिस पर वोंग कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो उसके इल्यूजन के सामने हम लोग हार जाएंगे। जिसके रेस्पॉन्स में रिरी कहती है कि एक बार मैं जब ह्यूमन सिंथेसाइज्ड यानी कि व्हाइट विजन को अपने से मर्ज कर लूंगी तो वो सारे इल्यूजन्स के आर पार देख पाऊंगी एंड फिर हम डायरेक्ट मिस्टीरियो से जाके भिड़ेंगे। और फिर ऐसा ही होता है। रिरी अपने आप को विजन से पूरा लैस कर लेती है और वो उसका एकदम कॉम्बिनेशन बन के उन लोगों को डायरेक्ट लीड करती है मिस्टीरियो के घर तरफ में, जहां पर वो सारे इल्यूजन्स की खबर उनको देती रहती है। लेकिन तभी इसका दिमाग में थोड़ी सी गड़बड़ी होने लगती है और फिर ये जाके क्रैश लैंड करती है। एंड जब वो फिर उठती है तो वहां पर शैंग-ची की चाची रहती है, जो कि कहती है कि बाकी लोग उनको उलझाए रखे हैं, हमें डायरेक्ट अंदर जाके मेन फ्रेम को खत्म करना होगा ताकि मिस्टीरियो का जो इल्यूजन है वो डाउन हो सके। जिसके बाद से ये दोनों डायरेक्ट उस पॉइंट पर चले जाते हैं जहां पर मिस्टीरियो का सारा सेटअप रहता है। लेकिन ये भी एक ट्रैप रहता है और एक इल्यूजन रहता है जिसको मिस्टीरियो ने ही बनाया था। मिस्टीरियो बताता है कि जैसे ही तुमने विजन के साथ खुद को जोड़ा तो अब मैं तुम्हें अपने माइंड से वो सारी चीज दिखा रहा था जो तुम देख रही थी और अब तुम मेरे कब्जे में हो। जिसके बाद वो ये बात रिवील करता है कि वो तो मरने ही वाला था, लेकिन अब वो खुद को रिरी विलियम्स के जैसे ही अपग्रेड कर लेगा और फिर लंबे समय तक जिएगा। यहाँ वो ये बात रिवील करता है कि अगर उसके इल्यूजन्स को डाउन करना है तो किसी मेन फ्रेम या किसी मशीन को हैक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो नैनाइट्स है उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके मदद से ही इल्यूजन बनाता है अपने दिमाग के दम पर। यहाँ पे रिरी उसको बोलती है कि अगर तुम मुझे इल्यूजन्स दिखा सकते हो तो मैं भी तुम्हें दिखा सकती हूँ। और फिर वो फाइट बैक करती है और फिर मिस्टीरियो को वहाँ पे टक्कर दे ही रही होती है कि मिस्टीरियो कहता है कि लगता है तुम्हें सच्चाई दिखानी ही पड़ेगी। और फिर वो सच्चाई दिखाता है। सच्चाई ये होता है कि रेजिस्टेंस कब के मर चुके हैं और ये देख के शूरी अंदर से टूट जाती है, वो बिल्कुल होपलेस हो जाती है और फिर मिस्टीरियो रिरी से उसकी ताकत छीन रहा होता है। वॉचर ये देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतनी बार मरते हुए देख चुका हूँ कि दोबारा नहीं देख सकता और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वॉचर के अंदर थोड़ा सा हमदर्दी जागता है और वो रिरी विलियम्स को कहता है कि फाइट बैक करो, उठो। और ये सुनते ही रिरी फाइट बैक करना शुरू करती है, जिसके बाद से वो सबसे पहले तो अपने पावर्स को वापस ले लेती है मिस्टीरियो से और फिर मिस्टीरियो के बॉडी के आर पार जाकर सारे नैनाइट्स भी खींच लेती है। और फिर यहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन कास्ट करती है जिसमें ए लिखा हुआ रहता है, मतलब कि एवेंजर्स, जो कि पूरी दुनिया देख पाती है। यहाँ पर दुनिया से मतलब ये है कि अर्थ के चित्रे उड़ने के बाद से जिस भी जगह पे लोग रह रहे होते हैं वो लोग इस ए को देख पाते हैं और वो कहती है कि जब तक होप है तब तक लोग जिंदा रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टीरियो यहाँ पे मर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर रिवील होता है कि जो यहाँ पर वॉचर ने इंटरफेयर किया फाइट बैक बोल के, इस चीज को बाकी 3 वॉचर्स ने देख लिया। जिसके बाद से वो 3 वॉचर्स कहते हैं कि अब से हम देखना शुरू करेंगे इस वॉचर को। हमें वॉचर अब तक के मेरे ख्याल से सबसे वियर्डेस्ट यूनिवर्स की कहानी बताने जा रहा है, जिसके अंदर थॉर नहीं बल्कि थ्रॉग है एंड लोकी नहीं बल्कि एलिगेटर लोकी है। एंड इन दोनों के एक वर्जन हम लोगों ने लोकी सीजन 1 में देखा हुआ था। इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन का क्रिएशन शोज करने के लिए किया गया है। वहीं अगर हम बात करें बाकी सारे कैरेक्टर्स की तो वो सब भी बहुत ही अतरंगी अंदाज में हमें यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन ये कहानी मेनली फोकस करती है शैंग-ची और हॉकाई यानी कि केट बिशप पर। यहाँ पर ये लेजेंड काफी ज्यादा फेमस है कि अगर 10 बार तुम रिंग करोगे तो वहाँ पे शैंग-ची और हॉकाई आ जाएंगे। और इस कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि जॉन वॉकर अपने लोगों के साथ एक जगह पर 10 बार घंटी बजाता है एंड वहाँ पे शैंग-ची आ जाता है, जहाँ केट बिशप भी उसके साथ ही रहती है। इसके बाद जॉन वॉकर वर्सेस शैंग-ची होता है, जहाँ पे शैंग-ची अकेले वहाँ मौजूद सारे लोगों को हराने लगता है। वहीं हॉकाई अपने बंदूक से काफी सारे लोगों को डाउन
बंक कर देती है। जिसके बाद से शैंग-ची जॉन वॉकर से हुड के बारे में पूछता है एंड वो बताता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि हुड कौन है या कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका अगला निशाना कहाँ होगा एंड वो लोकेशन बता देता है। जिसके बाद से शैंग-ची और हॉकाई उस जगह के लिए निकल जाते हैं एंड इसी दरमियान हमें वॉचर इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा और बताता है। इस यूनिवर्स की कहानी 1800 में टेक प्लेस कर रही है, जहाँ पे एक हुड नाम के आदमी का बहुत ही बड़ा आतंक चल रहा है। एंड जब शैंग-ची की बहन अपने पिता के घर से भागकर निकली थी और अमेरिका आई थी अपने सपनों को सच करने के लिए, तो वहां पर इसका सामना हुआ था हुड के आतंक से, जिसके खिलाफ ये आवाज उठाती है और वो लड़ती है एंड उसके बाद से ही वो गायब हो गई थी। जिसके बाद से शैंग-ची यहाँ पर आता है और हॉकाई के साथ टीम अप करके हुड को पकड़ने जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो हॉकाई है वो हुड को मारना चाहती है, क्योंकि उसके फैमिली को मारने वाला हुड ही है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ये लोग उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में जॉन वॉकर ने बताया था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता और वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी रहती है। कि तभी उस जगह में से एक बच्चा निकल के आता है जो कि बताता है कि यहाँ पे हुड आया था और वो अपने ट्रेन में सारे लोगों को बैठा के ले गया। इसके बाद से शैंग-ची देखता है कि वहां पर तो कोई भी रेलवे ट्रैक है नहीं, तो वो ट्रेन जाएगा कहाँ से। तो वो बच्चा कहता है कि वो घोस्ट ट्रेन था, जिस पर शैंग-ची को थोड़ा विश्वास नहीं होता है। लेकिन केट बिशप आगे जाके उस जगह को देखती है तो उसको वहां पर दिखता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ तो यहाँ से गया है। जिसके बाद से वो लोग हिसाब बैठाते हैं कि अगर इधर से ट्रेन गया होगा तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, अगर इधर से शॉर्टकट ले तो। जिसके बाद से ये लोग अपने घोड़े में सवार होके उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उसके पिता भी उस घोस्ट ट्रेन में थे। ये लोग किसी तरह उस पहाड़ के ऊपर में पहुंचते हैं जहाँ से वो घोस्ट ट्रेन दिखता है। जिसके बाद ये लोग उसका पीछा करके उसमें चढ़ जाते हैं एंड फिर ये लोग ध्यान देते हैं कि ये जो ट्रेन है ये रेलवे ट्रैक पे नहीं बल्कि होवर कर रहा होता है कुछ टेक्नोलॉजी के मदद से। जिसके बाद से ये लोग जब अंदर जाते हैं तो ये कंक्लूड करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पक्का स्टार्क की होगी एंड आगे की बोगीज में इन्हें काफी सारे गन मिलते हैं। जिसके बाद ये लोग जब अगली बोगी में जाते हैं तो वहां पर वो सारे किडनैप लोग दिखते हैं, लेकिन वो सब के सब फ्रीज होते हैं जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो। यहाँ पे वो बच्चा अपने डैड को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठते हैं। जिसके बाद ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पे इनका सामना सोनी और काफी सारे गुंडों से होता है। यहाँ पे सोनी रिवील करता है कि वो हुड के साथ काम कर रहा है एंड वो लोगों को सप्लाई करता है, जिसके बाद से वो लोग इसके लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे शैंग-ची बोलता है कि जो मूव तुमने मुझे वहां पर दिखाया था उसको यहाँ पे परफॉर्म करो बच्चे, और वो बच्चा वही करता है एंड भाग जाता है। जिसके बाद से सोनी कहता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। हुड भी तुमसे मिलना चाहता है शैंग-ची, तो तुम उससे मिल सकते हो और केट बिशप भी साथ में चल सकती है। जिसके बाद से ये दोनों कोऑपरेट करते हैं एंड आगे की ओर जाते हैं। जिसके बाद से सोनी बोलता है कि जाओ उस बच्चे को मार दो। दो लोग जाते हैं उस बच्चे को मारने के लिए एंड मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पे वॉचर उन लोगों को अपने उंगली से फ्लिक कर देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा वहां पे बच जाता है और वो दो गुंडे गिर जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे उस बच्चे को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बच जाता है। तो अब इसके वजह से कहानी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चलिए आगे देखते हैं। हम देख पाते हैं कि ये ट्रेन एक मिस्टीरियस जगह पे चली जाती है जहाँ पे बर्फ भी है, और वहां पर हम देखते हैं कि सोनी बोलता है कि हुड सिर्फ शैंग-ची से मिलने जाता। शैंग-ची ट्रेन से उतर जाता है एंड वो हुड से मिलने जाता है, जहाँ पे हुड अचानक से आकर उसको बोलता है कि मेरे साथ ज्वाइन हो लो। जिसके बाद शैंग-ची कहता है नहीं, और मुझे मेरी बहन के बारे में बताओ। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में तभी बताऊंगा जब तुम मुझे ज्वाइन करोगे। इसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हुड और शैंग-ची के बीच में खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। वहीं पे जो सोनी रहता है वो हॉकाई को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है अपने क्लॉकवर्क से। जिसके बाद से वो वहां पर एक सीक्रेट रिवील करता है, और वो सीक्रेट ये रहता है कि हॉकाई के पेरेंट्स को हुड ने नहीं बल्कि सोनी ने मारा था। ये बात सुनने के बाद भी हॉकाई कुछ नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वो उसके हिप्नोटाइज वाले जाल में फंस रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि हुड के पास मैजिकल पावर है और वो गायब हो रहा है, और इसी बात का फायदा उठाकर वो शैंग-ची को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। शैंग-ची इसका भी कोई तोड़ निकाल लेता है और फिर वो भी फाइट बैक करता है। एंड इसी फाइट बैक के दौरान ये बात रिवील होती है कि हुड असल में और कोई नहीं बल्कि शैंग-ची की सिस्टर है, जिसको ढूंढने के लिए ही शैंग-ची आया था। यहाँ पे ज़ाइलिंग ये बात को रिवील करती है कि जब वो हुड से लड़ी थी वो उसको हरा देती है और फिर वो उसकी जगह ले लेती है, और वो अब एक आर्मी इसलिए बना रही है ताकि अमेरिका को बिल्कुल वैसा बना सके जैसा कि वो होना चाहिए, जिसका यहाँ पे शैंग-ची विरोध करता है। जिसके बाद से ज़ाइलिंग कहती है कि तब तुम्हें मरना होगा, और वो वहाँ पे शैंग-ची को मारने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर जो बच्चा रहता है वो जाकर घंटी बजा देता
देता है और ऐसे घंटी बजा देने के वजह से केट बिशप यानी कि जो हॉकाई रहती है वो हिप्नोटाइज से आजाद हो जाती है एंड बाकी जो ट्रेन में बैठे लोग होते हैं वो भी आजाद हो जाते हैं एंड यहाँ पे शैंग-ची भी अलर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हॉकाई अपने अचूक निशाने की मदद से वहाँ जितने भी लोग थे उन सबको मार देती है और फिर बंदूक की नोक पे सोनी को ले लेती है। वहीं हम देख पाते हैं कि शैंग-ची अपने वेपन को डाउन कर देता है एंड कहता है कि अगर यही मेरा अंत है तो यही सही, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहन मुझे नहीं मारेगी। यहाँ पे ज़ाइलिंग एक कसमकस में फट जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉकाई ये कहती है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये तो मुक्ति हो जाएगी एंड मैं तुम्हें इतने आसानी से मुक्त नहीं करूंगी। वहीं हम देख पाते हैं कि ज़ाइलिंग डिसाइड कर लेती है और वो शैंग-ची को मारने ही वाली होती है कि वहाँ मौजूद हॉकाई उस हुड पे हमला कर देती है और वो हुड मारी जाती है, जिसको देख के शैंग-ची रोने लगता है एंड कहता है कि मेरी बहन एंड ये सुन के हॉकाई को समझ में आता है कि उसने शैंग-ची की बहन को ही मार दिया। ये बात उसको बहुत ही ज्यादा खटकती है और वो सॉरी बोलने लगती है, जिस पर शैंग-ची कहता है तुमने मेरी बहन को नहीं मारा है बल्कि आजाद किया है। फिर हम देखते हैं कि जिस हुड को ज़ाइलिंग पहनी हुई थी वो हुड के हवा में कहीं दूर चली जाती है, जिसके बाद से जो हुड के नाम का आतंक था वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद से हमें ये हिंट किया जाता है कि जो बच्चा इनको बचाया है वो आगे जाके आयरन फिस्ट बनेगा। वहीं इसके बाद से हॉकाई और शैंग-ची एक नए मिशन की ओर निकल जाते हैं जहां वो दूसरे आतंक फैलाने वाले लोगों को निशाना में लेते हैं, जिसके बारे में हमें वॉचर बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर 3 वॉचर आ जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि अब तो तुम हमें जवाब दोगे कि तुम ऐसा बार बार इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो, और उसके बाद वो वाटू द वॉचर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से रियलिटी में कुछ दरार आती है। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर ज़ेंडार पे हमला करता है, जहां पर जो नोवा कॉर्प्स रहते हैं वो अपने नोवा प्राइम को ये बात इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद नोवा प्राइम ये आदेश देती है कि सबको सेफ जगह लेकर जाओ। लेकिन तभी उसे ये बात पता चलती है कि ये मॉन्स्टर यूनिवर्सल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के जरिए ही आया है, इसीलिए ये लोग ट्रैवल करके कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। कि तभी वहां पर कैंग की शिप क्रैश लैंड करती है और उसमें से कैप्टन कार्टर निकलती है, जो कि कहती है कि मेरा नाम है कैप्टन कार्टर और हमें तुम्हारी मदद करने दो। यहाँ पर नोवा प्राइम पूछती है कि हमसे क्या मतलब है। कि तभी हमें वहाँ पे बर्डी दिखती है, जिसको हम लोगों ने सीजन 3 के एपिसोड 4 में देखा था, जो कि असल में हॉवर्ड डक एंड डार्सी लुइस की बेटी है, जिसने जन्म लेने से पहले ही काफी सारे विलन्स की छक्के छुड़ा दिए थे। वहीं सेकंड नंबर पे एंट्री होती है काहोरी की, जिसको हम लोगों ने सीजन 2 में देखा था। जिसके बाद से पहले एक्स-मैन की एंट्री होती है व्हाट इफ सीरीज के अंदर, जो कि है स्टॉर्म, जिसके पास म्योनिर भी है। सो बेसिकली ये स्टॉर्म नहीं बल्कि थॉर है, लेकिन इसको हम स्टॉर्म ही बोलेंगे। इसके बाद ये चारों उस मॉन्स्टर की ओर चार्जिंग करते हैं, जहां पे काहोरी अपने पोर्टल्स खोल के जा रही होती है। वहीं पे बर्टी उड़ के जाती है, लेकिन जो अपनी कैप्टन कार्टर रहती है वो दौड़ के जाती है, जिसमें काहोरी भी इसकी मदद करती है। वहीं ऊपर से स्टॉर्म अपने लाइटनिंग पावर से उस मॉन्स्टर को पीछे धकेल रही होती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बर्टी लेजर से अटैक कर रही होती है, वहीं कैप्टन कार्टर सीधे उसकी आंख की ओर चार्जिंग कर रही होती है। एंड फिर हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर जंप लगाकर स्टॉर्म को कहती है एक पुश देने। यहाँ पे स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत से एक पुश देती है, जो कि इतना पावरफुल रहता है कि कैप्टन कार्टर इस मॉन्स्टर के एक आंख से घुस के दूसरे आंख से निकलती है। एंड जब वो लैंड करती है तो वहां पे बाकी सब भी आ जाते हैं, जिसके बाद से नोवा प्राइम उसको थैंक यू कहती है। कि तभी आसमान से 3 शार्ड्स गिरते हैं, जिसको देख के स्टॉर्म कहती है कि लगता है कि इस रियलिटी में क्रैक आ गया। बट कैप्टन कार्टर उन शार्ड्स को उठाकर कहती है कि ये ऑब्जर्वेशनल प्लेन से गिरे हैं एंड वॉचर इसको रोका नहीं, इसका मतलब कि वॉचर शायद तक कोई खतरे में होगा। एंड इसके बाद से ये लोग मीटिंग बैठाते हैं कि किसी तरीके से ये लोग वॉचर की मदद करेंगे, बट इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये लोग 5th डायमेंशन में नहीं जा सकते थे अपने इस शिप के मदद से। कि तभी बर्डी एक आइडिया देती है कि इन शार्ड्स का इस्तेमाल करके हम जा सकते हैं। इसके बाद बर्डी लग जाती है काम में और वो उस शिप को अपने हिसाब से बनाने में लगती है, जिसमें ये शार्ड डालकर उस शिप को 5th डायमेंशनल जाने लायक बना सके। एंड फाइनली वो उसको कंप्लीट भी कर देती है, जिसके बाद वो ये कंक्लूड करती है कि ये काफी यूनिवर्स में अब तक का सबसे टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है। जिसके बाद से ये लोग ट्रैवल करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पुश हो जाता है और ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि स्टॉर्म कहती है कि अगर टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ तो हम मैजिक से ट्राई करते हैं, जहां पे वो अपने म्योनिर का इस्तेमाल करके उस शार्ड्स पे मारती है और बाइफ्रॉस्ट खोलने की कोशिश करती है, जो कि 5th डायमेंशन में जा सके। बट इसमें वो विफल होती है, जिसके बाद
बाद से ये लोग बैठ के सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। तो यहाँ पे काहोरी बताती है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एक ऐसा बंदा था जो कि वॉचर के ऑब्जर्वेशनल प्लेन तक गया था। एक्चुअली में जितने भी इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बनते हैं वो अपने यूनिवर्स के सारे लाइफ फॉर्म को खत्म करके ऑफलाइन हो जाते हैं या फिर एक अलग ही मोड में चले जाते हैं, बट उनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशनल प्लेन में नहीं गया था इस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के जैसे, क्योंकि उनमें से कोई भी वॉचर की आवाज को नहीं सुन पाया था। पहले तो सब इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि अगर वॉचर को बचाना है तो उसके रियल में जाना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की मदद लगेगी। यहाँ पे जो कैप्टन कार्टर रहती है वो भी हाँ में जवाब दे देती है और कहती है कि हम लोग कल सुबह निकलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर जगी हुई रहती है कि तभी स्टॉर्म आके कहती है कि मुझे तो कभी नींद नहीं आती है, लेकिन ये पहली बार है कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है जंग से पहले। कुछ सीरियस बात है तो बताओ। जिस पर कैप्टन कार्टर कहती है कि लास्ट टाइम जब हम इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से लड़े थे तो बहुत ही मुश्किल से जीते थे, लेकिन इस बार हम कम टीम के साथ जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे स्टॉर्म समझ जाती है कि कैप्टन कार्टर को ये डर है कि इसके टीममेट में से किसी को कुछ हो जाएगा, जिस पर वो ये कहती है कि देखो, हम कोई भी रास्ता इसलिए नहीं चुनते हैं क्योंकि हमें वो आसान लगता है, हम वो रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें वो रास्ता चुनना है एंड चलना है, क्योंकि वही सही है और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो सही है। वॉचर हमारा दोस्त है एंड उसको बचाने के लिए हमें जाना ही होगा, चाहे खतरा किसी भी लेवल का हो। जिस पर कैप्टन कार्टर हाँ कहती है और फिर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स में जहाँ पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपना राज कायम कर रहा है और सारे लाइफ फॉर्म को वहाँ पर खत्म कर देता है, जिसके बाद से वो ऑफलाइन वहाँ पे पड़ा रहता है कि तभी पीछे से एक पोर्टल खुलता है एंड उसमें से कैप्टन कार्टर आती है एंड फिर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें उस शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मौजूद रहते हैं, जहाँ पे बर्डी अपने पेरेंट्स यानी कि डार्सी एंड डक से बात कर रही होती है कि तभी उसकी नजर उस जगह पे पड़ती है जहाँ पे शार्ड्स को होना चाहिए था, बट वो वहाँ पर नहीं होता है। वो रेड अलर्ट करती है एंड सबको बुलाकर ये बताती है कि कैप्टन कार्टर अकेली ही चली गई, जिसके बाद से ये लोग भी उस यूनिवर्स में चले जाते हैं जहाँ पर इनको कैप्टन कार्टर का टूटा हुआ शील्ड मिलता है, जिससे इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने कैप्टन कार्टर को मार दिया और उसके बाद से ये लोग हमला करने लगते हैं इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की ओर। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कोई हमला नहीं करता है एंड कहता है मेरी बात तो सुनो, लेकिन ये लोग सुनने को राजी नहीं थे, जिसके बाद से इन्फिनिटी अल्ट्रॉन टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके उन लोगों को स्लो डाउन कर देता है एंड कहता है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ एक चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। सबसे पहले ये बात जान लो कि तुम्हारी दोस्त को मैंने नहीं मारा है बल्कि उसको कोई वॉचर ले गया है। जिसके बाद से ये लोग कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई वॉचर इंटरवीन किया है इसका मतलब कैप्टन कार्टर सही रास्ते में जा रही थी, लेकिन अब हम उस तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है। जिसके बाद से वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कहता है कि किसने कहा। फिर वो दिखाता है कि उसके पास आखिरी शार्ड है जिसको वो क्रश कर देता है एंड फिर उसको क्रश करके एक नया पावर पा लेता है एंड कहता है कि अब मुझे सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद ये उन लोगों के शिप में जाता है और उसको अपग्रेड कर देता है इस लायक कि वो 5th डायमेंशन में जा सके और ये लोग उस जर्नी में निकल जाते हैं। इस कहानी के शुरुआत में हमें हमारे वॉचर की ओरिजिन दिखाई जाती है, जहां पर उआटू यानी कि अपना वॉचर को एम्बियंस ये बताता है कि तुम वॉचर बनने लायक हो, जिस पर उआटू कहता है कि व्हाट इफ मैं उस लायक नहीं हूँ, जिस पर एम्बियंस कहता है कि तुम हो क्योंकि तुम सैक्रिफाइस का मतलब समझते हो और इस मोमेंट से तुम अपना नाम काम सारी चीजें छोड़ के अब से सिर्फ ऑब्जर्व करोगे बिल्कुल हमारे जैसा, क्योंकि अब तुम वॉचर बनने वाले हो। और इसके बाद से वो उसको ओथ लेने के लिए बोलता है, जिसको वाटू ले लेता है एंड फिर वो वॉचर बन जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एम्बियंस बाकी 2 वॉचर के साथ वाटू को कैद करके रखा है एंड उसको कहता है कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुम्हें ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जिस पर हमारा वॉचर कहता है कि मैंने जो भी किया अच्छे के लिए किया। जिस पर एम्बियंस कहता है कि जो सुप्रीम स्टेंज की मदद की थी उसके वजह से एक पूरा यूनिवर्स बन गया, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को आजाद कर दिए थे, वो तो हमारे रिल्म तक में आ गया था। इसके बाद से फिर वो वॉचर की सारी करतूतें गिनाने लगता है, जहाँ पे वो रिरी विलियम्स और मेडिसन के बारे में भी बताता है। यहाँ पे रीड का भी नाम उठता है जो कि मेरे ख्याल से फैंटास्टिक 4 मूवी से जुड़ेगा, जिसके बारे में मैं अपनी थ्योरी वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सारी लिस्ट यहाँ पे गिनवाने लगता है ये एम्बियंस, जिसको सुन के ही वॉचर को शर्म आने लगती है। एंड लास्ट में एम्बियंस कहता है कि तुमने कैप्टन कार्टर को भी इस चीज में इन्वॉल्व कर दिया था और देखो वो कहाँ तक आ गई। और फिर हम देख पाते हैं कि कैप्टन कार्टर को भी यहाँ पे
उसके साथ बंदी बना के रखा जाता है। वॉचर कहता है कि इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन लोगों को जाने दो, जिस पर एम्बियंस कहता है कि देखो भाई, गलती तो हुआ है और इसकी सजा है मौत। जिसके बाद से ये लोग उसको एग्जीक्यूट करने ही जा रहे होते हैं कि तभी वहां पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन आ जाता है और वो इन तीनों वॉचर यानी कि एम्बियंस पे अटैक करता है और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जिसके बाद से वो मेन वॉचर और कैप्टन कार्टर को आजाद करता है और फिर कहता है कि तुम लोग निकलो, मैं इन्हें रोक के रखता हूँ। वॉचर कहता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, कि तभी वहाँ पे बर्डी अपने शिप को लेके आ जाती है और फिर वॉचर और कैप्टन कार्टर उस शिप में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपने पावर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे रिवील होता है कि उन लोगों ने अपना शील्ड पहले से ही सामने ले आया था, इसलिए इसके पावर का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और फिर जो एम्बियंस वॉचर रहता है वो जाके अल्ट्रॉन को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि शिप के अंदर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, जिस पे वॉचर कहता है कि तुम कहीं भी चल जाओ, वो लोग पहुंच जाएंगे, वो भी एक झटके में। जिस पर बर्डी कहती है कि क्या होगा अगर हम 5th डायमेंशनल और 4th डायमेंशनल के बीच में चले जाएं, जिस पर वॉचर कहता है कि वो वहां भी आ जाएंगे। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। कि तभी वॉचर के दिमाग में घंटी बजती है और वो कहता है कि हमें सुप्रीम स्ट्रेंज के यूनिवर्स में जाना होगा, क्योंकि वहां पे उनके पावर्स शायद तक काम नहीं करेंगे। और इसके बाद ये लोग सुप्रीम स्ट्रेंज के यूनिवर्स के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही ये तीनों वॉचर सामने आ जाते हैं और उसके बाद इन पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद से ये एक अबैंडन यूनिवर्स में गिरते हैं, जिसके बाद से ये पांचों मिलके यहाँ पे हमला करते हैं इन 3 वॉचर के ऊपर, लेकिन कोई असर नहीं होता। और फिर जब ये 3 वॉचर हमला करते हैं तो इनकी तो हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद से वॉचर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है उनके अराउंड में, लेकिन उसको भी पता था कि इसकी भी एक लिमिट है जिसको वो लोग आराम से तोड़ देंगे, क्योंकि सामने एक नहीं बल्कि 3 वॉचर है और तीनों की पावर काफी ज्यादा है। कि तभी वाटो के दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ओथ ले लो और तुम लोग भी वॉचर बन जाओ। जिस पर बर्डी कहती है कि मुझे जरा टर्म्स एंड कंडीशन बताना, जिसके रेस्पॉन्स में स्टॉर्म कहती है कि टर्म्स एंड कंडीशन गया भाड़ में, तुम पहले हमें सेफ तो करो। और उसके बाद से वहां पर वो लोग वॉचर का ओथ ले लेते हैं, जिसके बाद ये सब के सब यहाँ पे वॉचर बन जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 5 वॉचर वर्सेस 3 वॉचर की लड़ाई देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा बवाल होती है। जहाँ पे पहले तो हमारे 3 वॉचर्स जीत रहे होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ये हीरोज भी कमबैक करते हैं। सबसे मजेदार तो मुझे यहाँ पर ये वाला लगा था, जहाँ पर ये एक वॉचर इन 2 हीरोज को उठा के पटक रहा होता है एंड तभी वहां पे कैप्टन कार्टर आती है और फिर वो उसको पटकने लगती है जैसे हल्क ने लोकी को पटका था। इसके अलावा जब एक वॉचर वर्सेस काहोरी हो रहा होता है तो वहां पे वो काहोरी को खाने जा रहा होता है, लेकिन काहोरी टेलीपोर्ट होकर उसके बगल में उसी के साइज का बन के उसे पंच कर देती है। सच कहूं तो वहां पे काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होता है, जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन अंत में क्या होता है कि स्टॉर्म वहां पे एक फाइनल ब्लो मारती हुई कहती है कि आज तक मैं नेचर के पावर को यूज करती थी, लेकिन अब मैं ही नेचर हूं। और उसके उस पावर अटैक के बाद से ये तीनों वॉचर कॉर्नर हो जाते हैं और सब कोई फिर वहां पर हमला करने लगता है। यहाँ पर ये तीनों वॉचर जब कॉर्नर हो जाते हैं तो उवाटो उन्हें जाके कहता है कि सरेंडर कर दो और बात जाने दो, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि सब के सब अड़ियल थे और वो अपने बात पे अड़े रहते हैं। लेकिन उवाटो दिल का अच्छा था, इसीलिए वो सारे हीरोज को कहता है कि इनको जाने दो। जिसके बाद से सारे हीरोज अपने पावर छोड़ना बंद कर देते हैं एंड फिर ये वॉचर्स इस मोमेंट का फायदा उठा के अपने पावर्स को कंबाइन करके अटैक करते हैं, जिसमें वो हर एक हीरोज के वर्जन को हर एक रियलिटी के एग्जिस्टेंस से मिटा रहे होते हैं, जिसको हम स्क्रीन में कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे कैप्टन कार्टर का हाथ भी गायब होने लगता है, लेकिन जब कैप्टन कार्टर देखती है कि ना सिर्फ उसके दोस्त बल्कि उनके अलग अलग वेरिएंट्स भी खत्म हो जा रहे हैं पूरे इस यूनिवर्स या फिर कहें मल्टीवर्स से, तो कैप्टन कार्टर हिम्मत जुटा के फाइट बैक करती है और अपने शील्ड को उनके तरफ चार्जिंग करके कूद देती है, जो कि उन वॉचर्स को जाके लगता भी है और फिर ये लोग एक दूसरे जगह पे जाके गिरते हैं। इसके बाद जब वाटू उठता है तो देखता है कि कैप्टन कार्टर वहां नहीं है और सिर्फ टूटा हुआ शील्ड है एंड बाकी हीरोज है। लेकिन जो एम्बियंस रहता है वो कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, क्योंकि तुम्हारे एक हीरो का सैक्रिफाइस तो यहाँ पे वेस्ट हो गया। और फिर वो अपने पावर को यूज करने ही जाता है कि वो उनको नहीं कर पाता। जिसके बाद वाटू कहता है कि तुम अपने पावर्स को यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे दोस्त ने हम सबको सुप्रीम स्ट्रेंज के यूनिवर्स में डाल दिया है, जहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज इटसेल्फ एक यूनिवर्स है एंड उसने अपने लाइफ फोर्स को पूरे यूनिवर्स में बांट दिया है और यहाँ पर वो एब्सोल्यूट पावर होल्ड करता है। तो अब
इस जगह पे तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। खुद को हारता देख एम्बियंस कहता है लगता है यहीं पे मेरा अंत होगा, जिस पर वॉचर कहता है कि ऐसा नहीं है एंड मैंने ये आते हुए क्यों नहीं देखा, जिसके रेस्पॉन्स में उआटू कहता है तुम लोग सिर्फ देखते थे ना कि समझते थे, इसीलिए ऐसा हुआ। जिसके बाद से इन लोगों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है और सब रजामंदी खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो हीरोज और वॉचर रहते हैं मिलके बात कर रहे होते हैं कि कैप्टन कार्टर का जो सैक्रिफाइस है वो हमेशा याद रहेगा, जिस पर वॉचर कहता है कि वो एक अच्छे जगह पर है एंड लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कोई देख रहा है, क्योंकि आज तक सिर्फ मुझे ऐसा लगता था मैं ही सबको देखता था। इसके बाद से वो अपना मोनोलॉग देता है और कहता है कि अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग रियलिटीज को हम देखेंगे और इस सवाल का जवाब जानेंगे व्हाट इफ। और इस दरमियान हमें काफी सारे वेरिएंट्स दिखाई देते हैं, जिसमें से एक रहता है कि अगर ब्लेड मून नाइट बन जाए, स्पाइडरमैन अपना मॉन्स्टर वाला रूप में चला जाए, जो मैस्ट्रो है वो मैजिक कर सकता है, इसके अलावा जो रिरी विलियम्स है वो पनिशर टाइप बन जाए, कैप्टन अमेरिका स्क्रल बन जाए। मतलब अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि देख के काफी मजा आता है।